हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी ट्रिकी मैथ्स और एप्लीकेशन एक अकेडमी पर। बच्चों, हम सब पढ़ रहे थे तीसरा चैप्टर कक्षा 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमने अभी बेसिक चीजें समझा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, इन समीकरणों को हल करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। दो विधि हमने पढ़ा था, एक आपका था ग्राफीय विधि और दूसरा था बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि जो थी वो तीन प्रकार की होती है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। तीनों विधि हम पढ़ चुके हैं। पहला विधि था ग्राफीय विधि, तो हम 3.1 के सवाल जो है देख रहे हैं, इसी में ग्राफीय विधि का प्रारंभ हो रहा है। तो अगर जो बच्चे हमारे आज नए इस चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर समझ में हो भाई मेरे तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और प्ले स्टोर से एक इन एकेडमी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर आपको क्लास का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न का आपका टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद में सारे लेक्चर आपको सीरियल से उपलब्ध हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और बैच को भाई जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी बैच की प्राइस मात्र 499 रुपये है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं भाई मेरे। पहला 3.1 पढ़ना है हमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है। इसमें हमने समझा था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। समीकरणों को हल करने की विधियां कौन कौन सी थी, ये इसके पहले की दो क्लासेस हो चुकी है। तो भाई मेरे अगर उसको ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल 3.1 का है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जो समस्या दी है, प्रॉब्लम्स दी गई है, इनसे हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि के दो दो सवाल हम देख चुके हैं भाई मेरे। ग्राफीय विधि का पहला ही एक्सरसाइज में सवाल था, इसलिए इसको यहाँ पर हम करवा रहे हैं। चलिए सवाल अगर देखें हम, निम्न समस्याओं में समीकरणों को, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब इसको पहले समीकरण के रूप में लिखना है, फिर उसे ग्राफ से हल करना है। तो हल करने के लिए देखो, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए हल, और सवाल को इत्मीनान से एक बार दो बार तब तक पढ़िए जब तक उसका एक एक शब्द का अर्थ ना आपके दिमाग में आ जाए, तभी भाई आप समीकरण उसका बना पाओगे। जैसे कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 है उसमें 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, क्लास 10 में 10 विद्यार्थी है, उन्होंने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब ये हो सकता है 10 से ज्यादा हो, लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए केवल 10 ही विद्यार्थी आए हैं, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, इसमें कह रहा है कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। यानी लड़कियों की संख्या बतानी है और आपको लड़कों की संख्या बतानी है। तो इसको दो चर में लगाना है भाई मेरे। तो आप यहीं से सवाल करिए, माना लड़कों की संख्या बराबर x, पहले लड़कों की पूछ रहा तो लिख देंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या बराबर x। मतलब मान लिया गया कक्षा 10 में लड़के जो हैं, जो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 10 गए थे, उनमें x लड़के हैं। अब दो, अगर एक ही चर पर लगाना होता तो लड़कियों की संख्या भी मान लेते हैं हम 10 - 1, चूंकि टोटल 10 लोग ही तो गए हैं। टोटल कितने विद्यार्थी गए, 10। तो अगर लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या हो जाती है 10 - x, लेकिन हमें दो चर पर लगाना है तो इसलिए लड़कियों की संख्या मान लेंगे y, लड़कियों की संख्या बराबर y, लड़कियों की संख्या बराबर y। तो ये मान लिया हमने कि लड़कों की संख्या जो है x है और लड़कियों की संख्या कितनी है, y है। तो कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, तो प्रथम शर्तानुसार का मतलब पहला कंडीशन सवाल का क्या है, पहला शर्त क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है, 10। लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो जोड़ है, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इनकी संख्या टोटल आपको दी गई है 10। बस ये समीकरण आपका बन गया 1।
तो पहला शर्त तो ये तो कह रहा था ना, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, तो यानी 10 और 10 विद्यार्थियों में कौन कौन, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। लड़कों की संख्या हमने x माना है, लड़कियों की संख्या y माना है, टोटल विद्यार्थी 10 है, तो x प्लस वाई बराबर 10। ये पहला शर्त हो गया, इसमें कोई दिक्कत होता। फिर कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार, लिख देंगे यहाँ द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है सवाल, द्वितीय शर्त कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, तो भाई मेरी लड़कियों की संख्या क्या माना हमने, y माना है, और लड़कों की संख्या x माना है। तो सवाल कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी ये 4 ज्यादा है। जैसे हम आपसे कहें कि भाई 14 10 से 4 अधिक है, 14 10 से 4 अधिक है, ये 10 4 अधिक है, तो इसका मतलब बराबर तो है नहीं। तो बराबर करना, अगर ये 4 अधिक है तो इसको भी अगर हम 4 अधिक कर दे तो दोनों देखो बराबर हो जाएंगे, 14 14। इसी तरीके से यहाँ भी आपको करना है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी ये y वाला 4 ज़्यादा है, तो अगर x वाले को भी हम 4 ज़्यादा कर दें, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बोलो भाई, तो y बराबर आपका निकल कर आया x प्लस 4। इसको हम थोड़ा पक्षांतर कर ले, x को इधर ले हमें, तो ये प्लस का x है तो आएगा माइनस x हो जाएगा, ये प्लस y है ही, और बराबर का 4। ये समीकरण बन गया आपका 2। तो सवाल में जो पहला था समीकरण युग्म बनाइए, ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो समीकरण युग्म आपके बन गए। अब इन्हें ग्राफ से हल करना, अगर विलोपन भी से हल करना होता तो भाई मेरे समीकरण एक उतारते, प्लस का x था माइनस x था, काट देते, तो y y जुड़कर 2y और 10 4 14, तो 2y बराबर 14, तो y बराबर 7 निकल आता मान। यहाँ y का मान 7 रखते तो x का मान 3 आ जाता, तो x बराबर 3 और y बराबर 4 फाइनल आंसर। लेकिन इस सवाल को भाई मेरे हल करना है ग्राफ से। अब ग्राफ कैसे बनेगा इनका, ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपने कक्षा 9 में भी ये चैप्टर था, वहां पर एक समीकरण दिया रहता था तो उसको ग्राफ पर निरूपित करते थे। तो ग्राफ पर निरूपित करने के लिए, ग्राफ से हल करने के लिए देखिए काम क्या करें, सबसे बढ़िया और सबसे आसान और गजब का तरीका है, क्या लिख दीजिए समीकरण 1 से, लिखोगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से आप y का मान निकाल लीजिए, अगर y का आप मान निकालते हो यहाँ से, तो y बराबर आपका हो जाएगा 10, प्लस का x है तो आपका ये हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, y बराबर 10 से माइनस x आ जाएगा। फिर इसके बाद एक आप टेबल बना दीजिए इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप कुछ टेबल बना दीजिए, यहाँ आप लिख दीजिए x, यहाँ लिख दीजिए आप y। अब इसमें आपको x का कुछ भी मान लेना, प्लस में ले सकते हो, अच्छा माइनस में इसलिए नहीं ले सकते चूंकि विद्यार्थी की संख्या कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती, बटे में मान नहीं ले सकते चूंकि संख्या कभी बटे में हो नहीं सकती। ये तो कह नहीं सकते भाई ये 3/2 लड़के हैं, 1.5 लड़के हैं, या -3 लड़के हैं। तो यहाँ पर आपको x का मान जो लेना वो भी धनात्मक लेना है, तो आप वैल्यू ले सकते हो। जैसे x का मान हम ले लेते हैं भाई मेरे 1, x का मान क्या ले लेते हैं 1, अगर x का मान 1 ले इसमें, तो y बराबर भाई x का मान 1 लेंगे, तो अच्छा अगर 1 ले ले, तो यहाँ अगर x का मान 1 लिखेंगे आप, तो 10 में से घटाएंगे 9, तो y बराबर आपका 9 आ जाएगा। ऐसे अगर x का मान आप 2 ले लेते हो, तो 2 अगर लिखते हो तो 10 में से 2 घटाएंगे तो y का मान 8 आ जाएगा। अगर आप 3 ले लेते हो तो 6 आ जाएगा, ठीक है 6 नहीं आएगा, 3 लेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 10 होना चाहिए। अगर आप 4 ले लेते हो तो 6 आ जाएगा, 5 ले लेते हो तो 5 आ जाएगा, 7 अगर ले लेते हो तो 3 आ जाएगा, अगर 8 ले लेते हो तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मान ले सकते हो। अगर आप इस तरीके से भी देखना चाहो कि लड़कों की संख्या अगर आप 0 ले लेते हैं, यानी लड़के कोई है नहीं, तो लड़कियों की संख्या 10 हो जाएगी। लेकिन ये लेने का कोई मतलब नहीं, क्यों, सवाल चीख कर चिल्ला रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 ज़्यादा है, मतलब सवाल में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। अगर केवल समीकरण दिया होता तो आप जो दिल कहता यहाँ वैल्यू ले सकते थे, लेकिन सवाल में लड़के और लड़कियों की संख्या के लिए समीकरण बनाया गया, इसलिए लड़कों की संख्या कभी शून्य इसमें नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये सवाल कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 ज़्यादा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो 0 10 को आप हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये कुछ इस तरीके से हमने वैल्यू ले लिया।
अब ये वैल्यू जब ले लिया तो इसका ग्राफ चलिए बना देते हैं। अब भाई मेरे ग्राफ बनेगा कैसे, तो आप काम क्या करिए, एक ऐसे एक्स ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दीजिए और एक ये क्षैतिज रेखा खींच दीजिए। ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिए और क्षैतिज रेखा खींच दिए, तो ये क्षैतिज वाला जो रेखा है ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष, ठीक है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा भाई मेरे ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष, और जहां दोनों एक दूसरे को परिच्छेद कर रहे हैं आपका मूल बिंदु हो जाएगा ओ, मान लिया। अब देखो एक्स अक्ष पर 1 से 8 तक गिनती है, एक्स अक्ष पर 1 से 8 तक गिनती है, तो एक्स अक्ष पर कम से कम 1 से 8 तक तो लिखना ही लिखना है। एक्स अक्ष पर कम से कम 1 से 8 तक तो भाई मेरे लिखना ही लिखना है। 1 से 8 तक तो लिखना ही लिखना, तो ये हमने लिख दिया 1, जितना गैप यहाँ उतने गैप यहाँ होना चाहिए, तो ये लिख दिया हमने 2, ये लिख दिया भाई मेरे 3, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 5, फिर लिख दिया 6, फिर लिख दिया 7, फिर 8। अगर जगह बच जाए तो आप 9 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, जगह बच रही तो 11 भी लिख सकते हो, कोई नुकसान नहीं होने वाला अगर जगह है तो। माइनस वाला लिखना चाहो तो भाई मेरे लिख दो, जितना गैप इधर उतने गैप लेकर इधर लिख जाओ, क्योंकि माइनस वाले की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। चलो अब अगर निरूपित करें तो भाई मेरे देखो x का मान 1 लिया, x का मान अगर 1 लिया जाए x का मान अगर 1 लिया जाए तो y का मान 9 आ रहा है, y पर भी निरूपित कर दे 9 तक गिनती, एक जितना गैप इधर उतने होना चाहिए भाई, कापी में आप बराबर खींचिएगा, 3 4 5 6 एक 7 एक 8 एक 9, जगह बच जाए तो 10 भी लिख सकते हो, और इतने यहाँ लिखोगे -1 -2 -3 -4, जगह बच्चे तो लिखो नहीं छोड़ दो, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये था आपका y डैश। अब निरूपित अगर करें तो x अक्ष पर 1 है, y अक्ष पर 9 है, तो x अक्ष पर अगर 1 देखा जाए तो जो भी दूरी लेना वो आपको मूल बिंदु से लेना, तो x अक्ष पर 1 ये हो गया और y अक्ष पर 9 ये हो गया, तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से कुछ रेखा ये इस तरीके से बनेगी, पूरा अगर जाए तो ये यहाँ बना, x अक्ष पर 1 y अक्ष पर 9, ये वाला पॉइंट बनेगा आपका, x अक्ष पर 1 y अक्ष पर 9, ये पॉइंट कुछ बना। इसी तरीके x अक्ष पर 2 लेना, y अक्ष पर 3, तो x अक्ष पर 2 ये हो जाएगा, y पर 3 ये हो जाएगा, 2 8 है, 3 नहीं 2 है फिर 8 है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 3 है तो 7 है, 3 है तो भाई मेरे 7, यहाँ कुछ इस तरीके से बनाइए, 4 है तो ये आपका 6 बना, 4 है तो क्या बना, ये 6 बना, 5 है तो भाई मेरे 5 बनेगा, 6 है तो भाई मेरे आपका 4 बना, 7 है तो आपका 3 बना, 8 है तो आपका 2 बना, 9 है तो आपका 1 बना। अब इनको आप बिल्कुल मिला दीजिए, सीधा सीधा बिल्कुल ये सीधा मिलेगा, बिल्कुल सीधा। अगर आप ग्राफ पर बराबर गैपिंग लेकर बनाओगे, इनको मिलाने से बिल्कुल एक सीधी रेखा ही बनेगी। यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जब आप पटरी की सहायता से बराबर मिलाओगे, ठीक है, ये पॉइंट जो नीचे चला गया ये जब आप ग्राफ के कॉपी पर बनाओगे तो एग्जैक्ट उसी पर जाएगा, 7,3 7,3 ये यहाँ बना, 7,3 ये लगभग यहाँ जाएगा, ये इसी पर आ जाएगा, ये भी पॉइंट इस पर आ जाएगा, पॉइंट इस पर आएगा, एग्जैक्ट पॉइंट इसी रेखा पर ही रहेगा, इधर उधर कहीं भटकेगा नहीं बेचारा ये। ठीक, ये बना दिए, पूरा पॉइंट एक था तो 1 पर 9 आया, 2 पर 7 आया, ठीक है, 2 पर क्या आया 7 आया, 3 पर 2 पर 8 आया, 3 पर 7 आया, 4 पर ये कितना गया 6 गया, 4 पर ये 6 गया, 5 पर ये 5 है, 6 पर 4 है, 6 पर 4 है, 7 पर 3 है, 8 पर 2 है और 9 पर 1 है, ये कुछ इस तरीके से बन गया। बस ये समीकरण 1 का काम खत्म। इस पर लिखना चाहो तो अब ये लिख सकते हो ये कौन सी रेखा के लिए है, अभी आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं, अब लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से
समीकरण 2 से भी आप y का मान निकाल लीजिए, तो y बराबर आपका है ही x+4। इसके लिए आप ग्राफ बना दीजिए इस तरीके से कुछ, ये x हुआ, ये y हुआ। इसमें भी आप वही वैल्यू ले लीजिए। अगर x का मान 1 ले रहे हैं तो एक 4 5, तो y का मान 5 हो जाएगा। x का मान अगर 2 ले रहे हो आप तो 2 4 6 हो जाएगा। x का मान अगर 3 ले रहे हो तो 3 और 4 7। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोई पद मिलने जरूर चाहिए। जैसे यहाँ 3 पर 7, तो यहाँ भी 3 पर 7 आ गया, और जैसे सेम वैल्यू आ गए तो आगे आपका मन कहे तो और वैल्यू लीजिए या छोड़ दीजिए। जैसे 4 लिए तो 4 और 4 ये 8 हो जाएगा। नहीं, 3 पर 4, 3 और 4 7 हो गया। x का मान अगर 3 लिए तो 3 और 4 7 हो गया, और ये 4 लिए तो 4 4 8 हो गया, 5 लिए तो 5 4 9 हो गया। तो y पर अधिकतम 9, और अगर 6 ले लेते हैं तो 6 पर 10 हो जाएगा। ये इस तरीके से कुछ इसका टेबल बना। इसको भी चलिए निरूपित कर देते हैं, इसको भी निरूपित कर देते हैं। तो अगर इसको निरूपित करना है आपको, तो x अक्ष पर 1, y पर 5, तो x पर 1 ये हुआ, और y पर अगर 5 चलना तो ये कुछ यहाँ इस तरीके से बनेगा। ये वाला पॉइंट, x पर 2 तो y पर 6, तो x पर 2 अगर देखा जाए तो y पर 6, तो 2 है फिर 6, तो 2 6 लगभग ये आपका यहाँ आ जाएगा। x पर 3 तो y पर 7, तो 3 और 7 अगर देखा जाए तो 3 और 7 तो आपका यहीं पर लगभग बनेगा। ये वाला 3 और 7 वाला पॉइंट यहाँ बनेगा। 4 पर 8 आएगा, तो 4 अगर लिए तो 4 पर 8 वाला ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 5 पर 9 जाएगा, तो 5 पर 9 के लिए कुछ लगभग ये इस तरीके सीधा जाएगा, तो यहाँ बनेगा 5 पर 9, और 6 पर 10 बनेगा, तो 6 के 10 के लिए ये चला जाएगा। इसको अगर आप मिलाते हो तो कुछ इस तरीके से सरल रेखा आपकी बनेगी। ये वाली ग्राफ पर अगर एग्जैक्ट बनाएंगे तो पूरा एग्जैक्ट बनेगा। तो जो कटान बिंदु है, तो x पर 3 y पर 7, ये दोनों का कटान बिंदु यही आ रहा है, तो 3, 7 इसका परछेद बिंदु हुआ। इसमें लिखना चाहो तो ये कौन सी रेखा के लिए है, ये है आपकी रेखा -x + y = 4 के लिए। ये जो है -x + y = 4 के लिए है, और दूसरा वाला अगर देखा जाए तो ये आपका x + y = 10 के लिए है। ये जो है x + y = भाई मेरे 10 के लिए। जब आप इसको ग्राफ की कॉपी पर एग्जैक्ट बनाओगे तब आपको सही पता चलेगा। ठीक है भाई, तो ये ग्राफ जब आप सही ग्राफ के करिए, पेपर में बहुत रेयर केस में पूछा जाता है ना के बराबर। ठीक है, विलोपन विद प्रतिस्थापन विद यही सिलेबस में पढ़ना है आपको, ये दिया है तो इसलिए करवा रहे हैं। तो 3, 7, तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों रेखाएं, लिख देंगे कि दोनों रेखाएं बिंदु 3, 7 पर प्रतिच्छेद करती हैं, 7 पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए 3, 7, तो x अक्ष पर 3, इसलिए x = 3 और y = 7 होगा। इसलिए x = 3, y = 7 होगा। अतः लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या, अब लड़कों की संख्या हमने क्या माना था, x माना था, x का मतलब आया 3, और लड़कियों की संख्या माना गया था y, लड़कियों की संख्या बराबर y, लड़कियों की संख्या माना गया था y, और y का मतलब कितना है 7। इसका मतलब हुआ कि 3 लड़के थे और 7 लड़कियां थी। ठीक है, गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेने में 3 लड़के थे और 7 लड़कियां थी। अब हम चेक करना चाहें कि जो उत्तर लिख रहा है सही है कि गलत है, उत्तर जो आया है ये सही है कि गलत। तो इसके लिए आप शर्त को पढ़िए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में, तो देखो 3 लड़के और 7 लड़कियां, दोनों को अगर जोड़े तो 7 3 10 हो गई। फिर कह रहा है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या भाई मेरे क्या है 7 है, और लड़कों की संख्या 3 है। तो सवाल कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो देखो 3 से 4 ज्यादा है नहीं ज्यादा है, ये हो गई इसके उत्तर की जांच।
समझ में आ गया होगा। वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो ग्राफ बनाया गया ये कक्षा 9 में भी पढ़ा आपने। अच्छा 9 में भी पढ़ा, तो वही काम था। इसमें x का मान आप एक, अच्छा माइनस में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ पर जो x और y है वो किसे निरूपित कर रहे हैं भाई, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को। तो लड़कों या लड़कियों की संख्या ऋणात्मक तो ले नहीं सकते, बोलो ना बटे में ले सकते, इसलिए यहाँ ना तो माइनस का यूज किया ना बटे का यूज किया, सीधा हम 1 2 3 4 5 लेते चले गए, y का मान निकलते चला है। समीकरण 2 से 1 2 3 4 5 6 लेते चले गए तो y का मान, दोनों को देखो तो ध्यान से 3 जब लिया गया तो यहाँ भी 7 आया, 3 और यहाँ 7। इसका मतलब ये होता है कि दोनों समीकरण 3, 7 पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों पर देखो, दोनों समीकरणों 3 पर 7, यहाँ भी 3 पर 7, यानी x का मान 3 और y के मान 7 के लिए दोनों समीकरण सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों समीकरणों का प्रच्छेद बिंदु जो होगा, प्रच्छेद बिंदु क्या होगा 3, 7। थोड़ा नंबर आगे पीछे लिखा हो इसलिए ग्राफ सही नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ग्राफ की कॉपी पर बनाइएगा। दो क्रमागत अंकों के बीच में अगर आप संख्याओं के बीच में बराबर का डिस्टेंस लेते हैं तो एग्जैक्ट आपका ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत हो भाई मेरे तो बताओ। ये सवाल आपका खत्म। कोई समस्या कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा तो भाई मेरे 2-3 बार देखो, उसके बाद भी ना समझ में आवा तो आप कमेंट कर कर बताना, मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके से है, ये भी आपको ग्राफ से ही हल करना है। ये भी आपको किससे हल करना है, ग्राफ से। सवाल कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तब एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो इस सवाल में भी आपको ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 से 5 नंबर या 4 नंबर में सवाल पूछ लेगा, कभी कभार 2 नंबर में दे देता है, 3 में भी दे देता है, तो आप परेशान मत होइए, केवल सवाल को सीखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद सवाल कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य जो है 50 रुपये है। फिर कह रहा है अगर 7 पेंसिल 5 कलम खरीदा जाए तो उनका मूल्य 46 रुपये है। तो भाई मेरे एक पेंसिल एक कलम का मूल्य ज्ञात करना। तो एक पेंसिल एक कलम का मूल्य क्यों पूछ रहा है, सबसे पहले हम एक पेंसिल एक कलम का मूल्य ही मानेंगे। अच्छा मान लो, तो मान लीजिए आपसे 3 पेंसिल और 4 कलम का मूल्य पूछता, तो आप 3 और 4 का नहीं मानते, हमेशा इस तरीके के सवाल में एक का ही मानेंगे। इस सवाल को घुमाकर पूछना चाहे तो कह सकता है कि 5 कुर्सी तथा 7 मेज का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 कुर्सी तथा 5 मेज का मूल्य 46 रुपये है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुर्सी मेज का भी सवाल इस तरीके से दे देता है, बैट और गेंद का भी मूल्य इस तरीके से दे देता है, कलम और पेंसिल दे ही रखा है आपको। तो इस तरीके से कोई भी सवाल आवे तो भाई मेरे सिर्फ क्या मानना, उसमें एक एक का मानना। जैसे यहाँ पेंसिल और कलम दो चीज वस्तुएं हैं, तो सबसे पहले मानेंगे, माना लेट, लेट का मतलब माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर। अब सबसे पहले एक का मानोगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, तथा एक कलम का मूल्य बराबर, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। तो पहले एक कलम और एक पेंसिल का, एक पेंसिल एक कलम का मूल्य मान लिया। एक पेंसिल था पहले तो पेंसिल को मान लिया, कलम बाद में था तो कलम को बाद मान लिया। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। जब भी दो चर मानोगे तब दो शर्त रहेगा सवाल में। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या है, सवाल को पढ़ो आपको क्लियर हो जाएगा। सवाल में हमेशा दो शर्त दिए रहेंगे, दो चर वाला अगर रैखिक समीकरण युग्म का सवाल है। तो अगर आप 5 पेंसिलें खरीद रहे हैं और 7 कलम खरीद रहे हैं, दोनों को मिलाकर इन्होंने 50 रुपया जमा किया, 50 रुपये दुकानदार को दिया। तो एक बात बताओ, अगर आप एक पेंसिल खरीद रहे हो ये, तो इसका मूल्य जो है x रुपये है। तो इसी तरीके से अगर आप 2 पेंसिल खरीदते तो इसका भी मूल्य अगर x रुपये है, बोलो, और इसका भी x है, तो टोटल हो जाएगा 2x। यानी अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x होगा। ऐसे एक पेंसिल अगर और खरीदे हो तो 3 पेंसिल हो गए, तो 3 पेंसिल का मूल्य 3x हो जाएगा। समझे बात। एक पेंसिल अगर x रुपये का तो 2 पेंसिल 2x रुपये का होगा, 3 पेंसिल 3x रुपये का होगा, 4 पेंसिल 4x रुपये का होगा। तो यहाँ कुल कितनी पेंसिलें खरीदी जा रही हैं भाई मेरे, 5 पेंसिल। तो एक पेंसिल x रुपये का, तो 5 पेंसिल आपका हो जाएगा 5x रुपये का। तथा, तथा का मतलब और उसमें जोड़ना है 7 कलम, तो एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 7 कलम का मूल्य भाई मेरे 7 वही हो जाएगा। और दोनों को मिलाकर कुल आपका हुआ 50 रुपये। दोनों का मूल्य मिलाकर आपका कुल कितना हुआ, 50 रुपये हुआ। तो 5x + 7 वही बराबर 50। ये समीकरण बन गया भाई मेरे एक।
यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी हो तो अब बताओ। भाई मेरे एक पेंसिल अगर आप खरीद रहे हो तो 100 रुपये का, तो 2 पेंसिल अगर आप ले रहे हो तो इस वाले का 100 रुपये, इस वाले का एक्स, टोटल आपका 2x बन जाएगा। बोलो। ऐसे अगर मान लीजिए एक पेंसिल अगर और ले लिया तो इस वाले का भी तो x बनेगा। तो अब 3 पेंसिल हो गई तो इनका मूल्य 3x हो जाएगा। तो इस बच्चे ने खरीदा कितना पेंसिल है भाई मेरे? 5 पेंसिल। तो एक पेंसिल का x रुपये तो 5 पेंसिल का 5x हो गया। कोई दिक्कत? 7 कलम का मूल्य, तो एक कलम इसने y रुपये में खरीदा था तो 7 कलम 7y, कुल मिलाकर उसको 50 रुपये पे करना था। यानी 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपये। बराबर हमने जोड़कर 50 लिख दिया। क्या कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। समीकरण आपका बन गया 1। अब अगर आगे देखा जाए, कह रहा है जबकि 7 पेंसिल 5 कलम, द्वितीय शर्तानुसार अगर देखा जाए तो सवाल कह रहा है कि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल 100 रुपये का है तो भाई मेरे 7 पेंसिल 7x का हो जाएगा। 5 कलम, तो एक कलम आपका y रुपये का, तो 5 कलम 5y का हो जाएगा। और इन दोनों का जो कुल मूल्य है वो आपको पे करना है कितना? 46 रुपये। बराबर ये 46, ये समीकरण बन गया आपका 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? समीकरण 1 और 2 आपके बन गए, मतलब 50% सवाल खत्म। अब आपसे कह रहा है कि भाई एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना, तो इसको आप चाहो तो ग्राफ से हल कर सकते हो। ग्राफ से हल करने के लिए भी आपको बताया कि यहाँ से x का मान निकालो या y का मान निकालो, y का मान निकालो, फिर x का मान आप लेते चले जाओ, y का मान निकलता चला जाएगा। उसके लिए ग्राफ खींच देना। फिर यहाँ से भी y का मान निकालो, फिर x का मान उसमें 0 1 2 3 4 लेते चले जाओ। रुपये है, मूल्य है, इसलिए इसमें माइनस वैल्यू नहीं लेंगे। फिर दोनों का ग्राफ बनाओ, जहां दोनों रेखा एक दूसरे को परिच्छेद करेंगे वही आपका एक्स वाई का मान हो जाएगा। एक तरीका ये हुआ ग्राफ से। अब सवाल में कह रहा है कि मूल्य ज्ञात करना है, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर सवाल हल करने के लिए कह रहा है, विधि का यानी मेथड का नाम नहीं दिया गया है, तो आप विलोपन विधि से सवाल को हल करिएगा, सबसे बढ़िया तरीका। बाकी हर बच्चे को अपने अपना इंटरेस्ट होता है, प्रतिस्थापन से भी लगा सकते हो, लेकिन विलोपन सबसे आसान रहेगा। विलोपन के लिए हम क्या पढ़े थे भाई मेरे? कल की क्लास में भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था। उसमें पढ़ा था हमने कि विलोपन विधि से हल करने के लिए आप दोनों समीकरणों में x के गुणांक या y के गुणांक बराबर करेंगे। दोनों समीकरणों में x के गुणांक या y के गुणांक बराबर करोगे। बराबर करने के लिए आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ x के गुणांक 5, यहाँ 7, तो एलसीएम 35। तो इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये 35 बनेगा, इसमें 5 से गुणा कर तो 35। या आप जो नीचे संख्या लिखी इससे ऊपर गुणा कर दो, जो ऊपर लिखा उससे नीचे। मतलब यहाँ देखो 7 तो है नहीं, इसमें 7 से गुणा करना है। तो आपको करना क्या, इस बात को लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे कि समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर क्या काम है? समीकरण 1 में 7 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, तो एक वाले समीकरण में 7 से गुणा करो तो ये आपका बन जाएगा 7 × 5 = 35x। यहाँ लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा 7 × 5 = 35x प्लस 7 × 7 = 49y बराबर 7 से गुणा करें तो 7 × 5 = 35 यानी 350 हो जाएगा। ये नया समीकरण है, इसलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 3। क्या कोई दिक्कत है भाई? अगर समस्या तो फटाफट कमेंट कर बताओ। समीकरण 1 में 7 से गुणा करना था तो 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 7 को 50 से गुणा करें 350। समीकरण 2 में 5 से गुणा करें, यानी इसमें 5 से गुणा करें तो ये आपका बनेगा 5 × 7 = 35x प्लस 25y बराबर 5 से इसमें गुणा करो तो 5 × 6 = 30, हासिल आया 3, 5 × 20 = 3, 23, 230 हुआ। ये नया समीकरण बन गया आपका 4। यहाँ लाइन खींचे, देखो गुणांक बराबर हो गए, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो सरल होगा नहीं, कटेगा तो है नहीं, शून्य नहीं होगा। शून्य बनाने के लिए चिन्ह को बदलना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस हो तो माइनस, ये प्लस हो तो माइनस, यानी घटा दिए इसे। क्या लिख देंगे? घटाने पर। घटाने पर ही चिन्ह बदलता है और हमें चिन्ह बदलने की जरूरत थी, इसलिए इसको घटा दिए। जब घटाए तो 35 में से 35 घटाएगा, 0 लिख दो या इसको इसे कैंसिल कर दो। अब देखो भाई मेरे 49 हुई प्लस में, 25 हुई माइनस में, तो 49 में से 25 घटाओ, 9 में से 5 गए बचा 4, 4 में से 2 गए 2, तो 49 में से 25 घटाएंगे 24y
यहाँ भी घटेगा, 350 प्लस में 230 माइनस में, तो घटाओ इसे, ये आपका आ गया 0, 5 में से 3 गया 2 बचा, 3 में से 2 गए 1, तो 24y बराबर 120 आया। क्या है भाई मेरे, 24y बराबर 120। अगर y का मान निकालना चाहो तो y बराबर 120 है ही, 24 गुणे का है तो ये भाग में चला जाएगा, और ये जानते हो 24 एकम 24, 24 पंचे 120, भाई मेरे y का मान 5 आ गया, बटे में 1 लिखने की जरूरत इसके नहीं है, y का मान निकाल लिए। अब जो ये y का मान आया है, इसको आप चाहो समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो या 4 में रखो, कहीं भी रखो x का सेम वैल्यू आएगा। समीकरण 1 में ही रख देते हैं, क्या फायदा ज़्यादा मगजमारी करने का, तो लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान अगर समीकरण 1 में रखें, मान रखने का मतलब जहां भी y दिखे वहां आपको 5 लिखना है समीकरण 1 में, तो पहले तो 5x लिखा है, 5x नोट कर लेते हैं, प्लस प्लस का 7 वही लिखा, तो 7 रहने दीजिए, y के जगह पर हम लिख देते हैं 5, बराबर का भाई मेरे लिखा है 50, तो 50 लिख देते हैं ऐसे, तो 5x रहेगा रहेगा, 7 पचे 35 आप जानते ही हो, बराबर ये 50, ठीक है, बराबर का ये 50। अब अगर x का मान निकालना तो पहले हम 35 को पक्षांतर करेंगे, तो 5x बराबर आपका आ जाएगा 50 माइनस 35, तो 5x बराबर 50 में से 35 घटाओगे 15 आएगा, x का अगर मान निकालोगे तो 15 बटे 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 ते 15, भाई मेरे x का मान 3 आ गया। ये विलोपन विधि से हमने सवाल को निपटा दिया, x का मान 3 आ गया और y का मान 5 आएगा, तो हमसे एक पेंसिल एक कलम का मूल्य नहीं है, x और y का ही मान तुम पूछ रहा था, अतः लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर हमने माना था x रुपये, x का मतलब आया 3, तो 3 रुपये हो जाएगा, तथा एक कलम का मूल्य बराबर, एक कलम का मूल्य बराबर क्या माना था हमने भाई, y रुपये, y का मतलब आया 5, तो ये एक कलम का मूल्य आपका आ गया y रुपये, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। अब देखना यह है कि ये जो उत्तर हम लाए हैं सही कि गलत, थोड़ा रफ पर हम चेक कर लेते हैं। सवाल कह रहा था कि भाई आप 5 पेंसिल खरीदते हो, तो एक पेंसिल हमें 3 रुपए की मिल रही है, तो 5 पेंसिल 3 गुणे 5 रुपये यानी 15 की हो जाएगी। 7 कलम खरीद रहे हो तो एक कलम आप 5 रुपए का, तो 7 कलम आप खरीदोगे 7 गुणे 5, टोटल देखो कितना आ रहा है, 3 पचे 15, 7 पचे 35, 35 5 40 10 50, कुल मिलाकर आपका 50 रुपये बना, यहाँ भी 50 कह रहा, मतलब हमारा आंसर क्या है, 100% सही है। बताओ भाई मेरे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है, अगर है तो बताओ, नहीं है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दो, ठीक है भाई। चलो नोट करो इसे, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप बताओ हमें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही बेहतरीन है। ये सारे सवाल करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको समझना है। जैसे सवाल करा कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, यहाँ B1 होगा, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं कि समांतरिक अथवा संपाती। तो पहले तो हम यार इसके बारे में तो समझें कि संपाती कब होती है रेखाएं, समांतर कब होती हैं, कि प्रच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, ये सारी चीज़ें चलिए हम समझ लेते हैं, फिर इस सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए भाई मेरे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए आपको मानक रूप बताए थे हम कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये आपका दो चर रैखिक समीकरण का मानक समीकरण युग्म है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें a1 b1 c1 जो है, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती है भाई मेरे, वास्तविक संख्याएं, और इसमें a1 b1 a2 b2 का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ये सारी बातें हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं।
थोड़ा समझाने के लिए आपको रिवाइज करवा दिए, ठीक है। अब देखो इन दोनों रेखाओं से भी, जैसे यहाँ पर देखो सवाल में, ये सवाल जो किए थे इसके पहले वाला, ये जब हमारे दो समीकरण बने थे दो, तो इनसे दो रेखाएं बनी थी, बोलो। अब यहाँ भी अगर दो समीकरण हैं तो इसका मतलब इनसे भी दो रेखाएं ही बनेंगी, उस रेखाएं ही तो बनेंगी। अब दोनों रेखाएं कैसी बनेंगी, तो आपके पास दो विकल्प होता है बताने के लिए। पहला कि उन रेखाओं को आप काटते तल पर निरूपित करो, फिर देखो तब बताओ कि भाई समपाती हैं कि समांतर हैं कि परिच्छेदी हैं। दूसरा, बिना निरूपित किए हुए ही हम बता सकते हैं कि इनसे बनने वाली रेखाएं समपाती हैं, समांतर हैं कि प्रतिच्छेदी है। समझ पा रहे बात? तो यही मेथड हमें सीखना है। मतलब हमें जो समीकरण दिया जाएगा उसको निरूपित नहीं करना है, यानी उसको बनाना नहीं है, उससे रेखाएं नहीं निरूपित करना, हमें केवल देख कर ही कुछ बातों को ध्यान में रखकर हम बता सकते हैं कि इनसे बनने वाली रेखाएं समपाती होंगी, समांतर होगी कि परिच्छेदी। अब उसके लिए करना क्या है, कुछ प्रतिबंध है, कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, पहला केस है इसमें, केस फर्स्ट, बढ़िया सुंदर सी राइटिंग में लिख देते हैं केस, ठीक है। बढ़िया राइटिंग में केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट इसमें क्या कहता है कि यदि a1 बटे a2 यानी x के गुणांकों का अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात बराबर न हो y के गुणांकों के अनुपात के, यानी a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, दोनों समीकरणों में x के गुणांकों का अनुपात बराबर न हो, तब जो हल होगा, क्या लिख देते हैं, एक के लाइन में निपटा देते हैं, हल जो होगा वो अद्वितीय हल होगा। तब समीकरण का कैसा हल होगा भाई मेरे, अद्वितीय हल होगा। और इनसे बनने वाली जो रेखाएं होंगी, रेखाओं की प्रकृति, जो प्रकृति या लक्षण अगर कहा जाए तो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। रेखाएं कैसी होंगी भाई मेरे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ऐसी रेखा बनेगी भाई मेरे, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। कैसी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। ये कुछ इस तरीके से यहाँ लिखे हैं, ठीक है। कैसी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। ये केस फर्स्ट था। सेकंड वाला देखते हैं। ठीक, केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड की अगर बात की जाए, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर या यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के हो जाए, इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 के हो जाए, यानी दोनों समीकरणों में x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात हो, लेकिन अचर पद का अनुपात बराबर ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चर रैखिक समीकरण दिए गए हैं, उनमें x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात बराबर हो, लेकिन अचर पद का अनुपात बराबर ना हो, तब इनसे बनने वाली जो रेखाएं होंगी तब उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। हल के बारे में लिखना है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, उस समीकरण का कोई हल होगा ही नहीं। कब नहीं होगा हल, जब a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तथा इनसे बनने वाली रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं बनेंगी। ऐसी रेखा बनेगी भाई मेरे, समांतर रेखाएं बनेंगी।
रेखा कैसी बनेगी, समांतर रेखा बनेगी। ठीक है। तीसरा केस इसमें कहता है तीसरा केस, ठीक है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। ठीक है। तीसरा केस भाई मेरे इसमें कहता है कि यदि x के गुणांक का अनुपात a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, और बराबर हो जाए किसके भाई मेरे, c1/c2 के, यानी तीनों, यानी x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात, अचर पदों का अनुपात अगर बराबर हो जा रहा है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आप ना पूरा याद कर सको तो केवल इतना याद रखो कि अनेक हल होंगे। इस प्रकार के समीकरण के कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे, यानी इनके एक्स वाई के मानों की जो संख्या होगी वो एक से अधिक होगी। तो अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो उस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर ये आप इतना नहीं दिमाग में रख पा रहे हो, ये बात याद रखो कि उस समीकरण के अनेक हल होंगे और इनसे बनने वाली जो रेखा होगी वो संपाती रेखा होगी। संपाती रेखा होगी, संपाती रेखाएं बनेंगी। कैसी रेखाएं बनेंगी भाई मेरे, संपाती रेखाएं बनेंगी। अब संपाती रेखा क्या होती है इनके बारे में समझ लेते हैं। देखो, प्रच्छेदी रेखा का मतलब होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करें तो ये कहलाती है प्रच्छेदी रेखा है, तथा ये बिंदु कहलाता है प्रच्छेद बिंदु। समांतर रेखा का मतलब ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, या वही रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रच्छेद न करें, तो समांतर रेखा कहलाएंगी। संपाती रेखा का मतलब हो ये कोई एक रेखा है, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा बना दी जाए जो इस रेखा को, पहले वाली रेखा को पूर्णतः ढक लेती, तो ये दोनों रेखाएं संपाती रेखा कहलाती हैं। ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। ये आपकी कहलाती है समांतर रेखा, समांतर रेखा। और ये आपकी कहलाएगी संपाती रेखा, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं ये। और ये आपकी प्रच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है। समांतर रेखा का मतलब दोनों रेखाएं इस तरीके से हो कि उनके बीच की जो दूरी है वो समान हो, ये हमेशा बराबर हो, यानी ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती हैं, तो समांतर रेखा कहलाती है। प्रच्छेदी रेखा ये, तो ये आपकी एक पॉइंट पर प्रच्छेद करिए, ये इसका प्रच्छेद बिंदु कहलाता है। संपाती रेखा, एक रेखा देखो नीचे व्हाइट कलर से दिख रही होगी, उसके ऊपर येलो कलर से, तो जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनाई जाए या पहली रेखा को दूसरी रेखा पूर्णतः ढक ले तो आपकी कहलाती है संपाती रेखा। यही बात यहाँ बना। प्रच्छेदी रेखा में कुछ इस तरीके से बनेगा, समांतर रेखा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, संपाती रेखा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये प्रतिबंध आपको याद रखना भाई मेरे। ठीक है। क्लास अब आज का थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, तो ये चीज़ें आप आज तैयार कर लीजिएगा। इन पर संबंधित जो सवाल हैं आपके वो कल की क्लास में देखें। जैसे ये सवाल आपका दिया गया है, ठीक है, ये सवाल आपका जैसे a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रेखाएं प्रच्छेदी कब होंगी, समांतर कब होगी, संपाती, ये तीनों भी हमने आपको समझा दिया। तो इन सब सवालों को भाई मेरे कल देखेंगे। आप एक काम करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए और बैच से जल्द जुड़ जाइए। सभी भाइयों को, सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को जय हिंद।